हेलो स्टूडेंट्स, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के लिए जो कक्षा 8 विषय हिंदी का एक और मॉडल पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि जारी किया गया है खुद RSCERT उदयपुर के द्वारा। तो यहाँ पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इस वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र की। इसको हमने अपने स्तर पे हल करवाया है। यदि कुछ अशुद्धि आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि परीक्षा के लिए गलत तैयारी उचित नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आ चुका है। तो यहाँ हम जो खंड ए है उसमें से पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। समय यहाँ दिया गया है 2 घंटा 30 मिनट। और पहला प्रश्न जो है उसका क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखना है, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो यहाँ ऋतु जो आएगी वो आ जाएगी बसंत। बसंत ऋतु के लिए कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ है मुंगेरिया। अगला प्रश्न देखिए, अमृत शब्द का विपरीत अर्थ है, मतलब विलोम शब्द है, अमृत का हो जाएगा विष। तो यहाँ जो गलती है थोड़ी सी, ये विष हो जाएगा अमृत का। प्रत्युत शब्द का समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ समानार्थी शब्द है प्रातःकाल। बादल को किस बात से चिढ़ थी? तो यहाँ बादल को चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। अगला प्रश्न है, बस तो फर्स्ट क्लास है वाक्य में विशेषण है, मतलब विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है। फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट क्लास, तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा हमारे हिसाब से जो ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हम भिखमंगों की रिक्त स्थान स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो यहाँ है दुनिया, द का यहाँ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है? तो तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है काडिद। अगला है, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद आ जाएगा यहाँ ए का रवि प्लस इंद्र। अगला प्रश्न आ जाएगा, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? तो समास बनता है। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? तो चिड़िया की चोंच में यहाँ दबा हुआ था तिनका। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं दड़बा। नेंदन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसके पैर धोए? तो यहाँ श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। पुडुकोट्टई किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, बवरिया की टोपी में कितने फूंदने थे? तो इसकी टोपी में फूंदने थे 5। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में खालिस्तान भरना है सही शब्द चुन के। तो अभी न होगा मेरा अंत, ये इसमें अंत आ जाएगा। दूसरा है, मैं ही अपना स्वप्न मुर्दुल कर, या दूसरे में स्वप्न आ जाएगा। तीसरे में जगह एक प्रत्युष मनोहर। चौथे में आ जाएगा धोती फट्टी सी लट्टी दुपट्टी, इसमें दुपट्टी आ जाएगा। पांचवे में आ जाएगा पूछत दीनदयाल को धाम। और छठे में आएगा ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। फिर अगला प्रश्न है, पोट्री कांच में चापी रहे तुम। तो ये यहाँ
सारे रिक्त स्थान हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 का, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाइए। पहला है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, ये सही बात है। दूसरा है, भारतवर्ष सदा कानून धर्म को मानता है, नहीं मानता है लिख रखा है, यदि मानता है तो सही हो जाता है, ये गलत हो गया। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ये सही बात है। अगला प्रश्न है, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, तो यहाँ ये गलत है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, ये भी यहाँ गलत है। उसके बाद में कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, तो ये सही है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो चंद्रमा का आ जाएगा चंद्र और दूसरा शशि, पुष्प का आ जाएगा सुमन, और यहाँ कमल दे रखा है तो मेरे हिसाब से कमल नहीं होगा। सुमन के बाद में इसकी जगह आप कर लेना पुष्प, चाहे तो आप कुसुम भी कर लेना, परसून भी कर सकते हो। तो बहुत सारे पर्यायवाची यहाँ पुष्प के होते हैं। भ्रमर का आली और भृंग। अगला प्रश्न यहाँ है, सूर्य का है रवि और भानु। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। तो यहाँ मिलान करेंगे तो हम दीवानों की क्या हस्ती से कर देंगे, दीवानों की क्या हस्ती, मस्ती का आलम साथ चला, हम आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये आप मिलान यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में प्रश्न चालू हो गए हैं। यहाँ प्रश्न 6 का प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्दों में वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, तो ये वस्तु विनिमय यहाँ हो जाएगा। कई वर्षों पुराना, तो यहाँ इतिहास हो जाएगा, ये इतिहास कर रखा है बालक ने, इतिहास। सरलता से मिल जाना, तो आसानी से मिल जाना, ये इसमें नी बड़ी आ जाएगी, क्योंकि हिंदी का पेपर है, यहाँ थोड़ी अशुद्धियाँ मायने रखती है। और 100 साल को हम शताब्दी भी कह सकते हैं, शताब्दी, 100 वर्ष का समय शताब्दी होता है। तो यहाँ खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न है, तो थोड़ा तो हमने यहाँ लिखा है और थोड़ा आप बुक से भी देखेंगे, जिससे कि आपको यहाँ अगर आप 10 लाइन याद करके जाओगे तो उसमें से 6 ही रहेगी। ऐसा जो मानव का दिमाग है उसका स्वभाव है, क्योंकि भूलने की आदत होती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करें। प्रश्न नंबर 7 देखिए, समझदार आदमी ने शाम वाली बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। तो समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए, तो बस की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब थी, भीड़ काफ़ी थी, तो समझदार आदमी शाम के समय भीड़ में सफ़र नहीं करेगा, इसलिए उसको शाम वाली बस में सफ़र नहीं करना चाहिए। अगला है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो बसंत यहाँ सबसे अच्छी लगती है, और बसंत में चारों तरफ जो हरियाली है वो ज़्यादा रहती है, सब जगह फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। ये थोड़ा सा कम लिखा हुआ है यहाँ। उसके बाद में प्रश्न 9, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, भाग जाना, और आँखों का तारा बहुत अधिक प्रिय।
तो बहुत प्रिय या फिर बहुत अधिक प्रिय, ये बात तो एक ही है, लेकिन बहुत अधिक प्रिय मेरे हिसाब से यहाँ ये हो जाएगा। प्र उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए, तो यहाँ नए शब्द हो जाएंगे। एक तो प्र प्लस प्रसाद बना लेंगे और एक कोप को लगा देंगे, प्रकोप हो जाएगा। तो या साद जो कोप है वो शब्द हो जाएंगे और अपसर्ग प्र लग जाएगा, तो यहाँ प्रसाद और प्रकोप हो जाएगा। अगला है वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ वायरस से बचाव के लिए जो अभी कोविड-19 काल चला था उसमें हमने खूब सुने थे, 2 गज की दूरी रखनी ज़रूरी है, मुख पर हमेशा मास्क लगाना ज़रूरी है और समय समय पर हाथ धोना भी ज़रूरी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगला है गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय सिर पर, यहाँ देखिए जो सिर लिखा हुआ है वो अशुद्ध है, यहाँ सिर ऐसे आएगा। सिर्फ गाड़ी चलाते समय सिर पर हेलमेट, हेलमेट भी गलत लिखा हुआ है, हेलमेट, हेलमेट यहाँ ये सही हो जाएगा। रखना चाहिए, हेलमेट रखा नहीं जाता, पहना जाता, पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, ये भी थोड़ा गलत है, चाहिए। तो ये आप लिख लीजिएगा सावधानी। अगला प्रश्न देखिए, साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। तो लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है। इसे चलाना जहां आसान है वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये लाइन एक, इसको यहाँ काट दे तो कोई ज़्यादा वो नहीं होगा, यहाँ ये इतना पर्याप्त होगा। अगला प्रश्न देखिए, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो कामचोर कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि काम के लिए समझदारी होना आवश्यक है, काम के लिए समझदारी होना आवश्यक है। बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा नुकसान ही देता है। जैसे पिताजी द्वारा करने को दिए गए कामों, तो यहाँ देखिए ये थोड़ा कामों, काम को अपनी नासमझी से बच्चों ने बर्बाद कर दिया, ये कहानी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है यहाँ, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह बड़े जोर शोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। तो पहला प्रश्न यहाँ है, नदी कहाँ बहती थी। तो अंधेरी घाटियों में नदी बहती थी, यहाँ हम लिख देंगे। दूसरा, नदी और समुद्र के मिलाप पर लहरें कैसी दिखाई देती थी। तो लहरें यहाँ दिखाई देती थी दूध के झाग के समान दिखाई देती थी। शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। तो शोर मचाना शब्द का अर्थ यहाँ हो जाएगा आवाज करना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। शीश पगान झंगा तन में प्रभु, जानने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, औ पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो, चकिसो बेसुध अभिरामा। तो यहाँ जो पंक्तियाँ दे रखी है, इस पंक्ति का जो भावार्थ है वो हम अपनी तरफ से बता देते हैं कि जैसे शीश, पैग और पैर, मतलब तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था
और पता ही नहीं कि किस काम से वो आया था। फटी हुई धोती और उसके ऊपर एक फटा हुआ दुपट्टा, और पैर में भी कुछ नहीं पहना हुआ था, और द्वार के ऊपर एक दुर्बल पक्षी के समान खड़ा हुआ था। तो मतलब आँखों को ये अचंभा कर देने वाला दृश्य था, जो कि कृष्ण सुदामा वाले जो पाठ है वहाँ से ये आया है। अगला प्रश्न देखिए, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा, विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। तो यहाँ पर वार्षिक उत्सव का संवाद यहाँ बनाया गया है, तो इसको देख लेते हैं हम। तो प्रस्तावना इसकी है, वर्तमान समय में विद्यालय में, तो यहाँ काफ़ी अशुद्धि है बालक के द्वारा करी हुई। तो यहाँ विद्यालय में हर वर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्सव का छात्रों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वार्षिक उत्सव में अनेक कार्यक्रम रखे जाते हैं। उत्सव की तैयारी हमारे विद्यालय में, यहाँ विद्यालय नहीं आएगा, विद्यालय आएगा, में प्रधानाध्यापक जी ने प्रार्थना सभा में घोषणा की कि मार्च को विद्यालय का वार्षिक उत्सव मार्च को नहीं आएगा, मार्च में आएगा, वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। इस सूचना से छात्र तैयारी में जुट गए। विद्यालय के मैदान में एक बड़ा सा पांडाल मंच बनाया गया और सभी अभिभावकों, ये देखिए ये शुद्ध है, अभिभावक ऐसे छोटी भी आती है, अभिभावकों को निमंत्रण पत्र भेजे गए। उत्सव का आरंभ और कार्यक्रम निश्चित दिन को प्रातः, यहाँ कितना भी समय लिख देते, जैसे 10 बजे या 11 बजे या 9 बजे। वार्षिकोत्सव प्रारंभ हुआ, सभी आगंतुक अपने स्थान पर बैठ गए, या बैठना नहीं बैठ गए। उनके आसन ग्रहण करते ही सर्वप्रथम छात्रों ने राष्ट्रगीत गाया। इसके बाद स्वागत गान हुआ और मंच पर बैठे महानुभावों को पुष्प मालाएं पहनाई गई। इसके बाद प्रधानाध्यापक जी ने स्वागत भाषण दिया। विविध कार्यक्रम कौन कौन से हुए? तो वार्षिकोत्सव के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, ये देखो प्रतियोगिता में बीच में स्पेस नहीं आता है, तो ये भी थोड़ा 9 घंटे के विश्राम के बाद रंगारंग रंगारंग नहीं होता, रंगारंग होता है, रंगारंग। भाषण हुआ। अंत में प्रधानाध्यापक जी ने आगंतुक को धन्यवाद दे दिया और इस प्रकार से वार्षिकोत्सव हमारा संपन्न हो गया। तो आप अपने स्तर पर भी बना सकते हैं, जैसे भी आपके स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ होगा, वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम हुए होंगे, आप उनका वर्णन यहाँ दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा यहाँ रहेगा। अगला प्रश्न है, जो ऊपर वाला प्रश्न था उसका भावार्थ, ये पेज चेंज होने के कारण यहाँ है, तो ऊपर वाले 3 पंक्तियाँ और चौथी पंक्ति यहाँ दे रखी है, तो यहाँ हम उसका भावार्थ ले लेते हैं। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न पगड़ी है न शरीर पर कुर्ता है। देखिए ये कुर्ता यहाँ थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ कुर्ता नहीं कुर्ता, ये ऐसे आ जाएगा। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है, उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर वो चकित सा हो रहा है। तो ये उसका हिंदी अनुवाद है। अब हम बढ़ते हैं खंड 6 की तरफ। तो यहाँ पर एक कहानी लिखनी है हमको, मेहनत का फल मीठा होता है और जैसे को तैसा। तो यहाँ जैसे को तैसा कहानी हमने लिखी है।
तो किसी जंगल में सारस और गिद्धड़ रहते थे। वे स्वभाव भिन्न होते हुए भी दोनों गहरे दोस्त थे। सारस सरल स्वभाव का जीव था और गिद्धड़ चालाक था। एक दिन गिद्धड़ ने सारस को खाने की दावत दी। सारस के आने पर गिद्धड़ ने बड़ी सी थाली में खीर बनाने की कोशिश की, मगर चोंच के न डूबने से वह खीर का एक एक चावल उठाकर खाने लग गया। इस बीच गिद्धड़ सारी खीर को चट कर गया। इसके साथ ही दावत भी खत्म हो गई। गिद्धड़ ने अपने मित्रों को विदा कर दिया। बेचारा सारस भूखा ही लौट गया। उसने चलते चलते गिद्धड़ को खाने का न्योता दे दिया। दूसरे दिन गिद्धड़ ठीक समय पर सारस के यहाँ पहुँच गया। सारस ने लंबी सुराही में खीर परोस रखी थी। तो यहाँ लंबी सुराही में खीर परोस रखी थी। तो जो सारस है उसकी तो चोंच लंबी थी, तो वो तो लंबी सुराही में से एक एक करके दाना खाने लगा। और जो गिद्धड़ है वो जीभ से चाटता कहाँ से, क्योंकि सुराही जो होती है, सुराही का जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो यहाँ चोंच पहुँच सकती है लेकिन जीभ नहीं पहुँच सकती। तो इस तरीके से वहाँ गिद्धड़ को भूखा आना पड़ा। दूसरी बात, गिद्धड़ ने जो किया था वो सारस ने उसको भुगता दिया। इसी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे को तैसा ये कहानी का शीर्षक है। सबसे लास्ट में 3 सब्जेक्ट में निबंध आया है। तो हमारा विद्यालय किसी यात्रा का दृश्य, स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध। तो यहाँ हम जिस पे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। हमारा विद्यालय के ऊपर हम निबंध लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे विद्यालय का नाम लिख लेंगे कि मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ। दूसरी बात, वहाँ कहाँ पर स्थित है, स्थिति उसकी लिख देंगे। स्थिति जैसे हमारा विद्यालय गांव के बाहर स्थित है, गांव के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद में उसमें कमरे कितने हैं, शिक्षक कितने हैं, शिक्षक और स्टाफ की बात मान कर लेते हैं। तो कमरे के बारे में लिख देंगे, मान लेते 10 कमरे हैं, 20 कमरे हैं। कौन सी तकात है, कौन सी कक्षा तक है इस विद्यालय, 1 से 12 है, 1 से 8 है, 1 से 5 है। तो यहाँ जो नॉर्मली 1 से 8 है, क्योंकि मिडिल स्कूल 1 से 8 होती है और सीनियर स्कूल में भी 8वीं होती है। तो यहाँ 1 से 5 नहीं हो सकता ये। उसके बाद में जो विद्यालय है उसमें गार्डन है कि नहीं है, और गार्डन की देखभाल कौन करता है, कितने दिन में कौन कौन से फूलों के वहाँ पौधे हैं, खुलता कितने बजे है, बंद कितने बजे होता है, और कौन कौन से काम हमारे विद्यालय में होते हैं। दूसरी बात, वार्षिक उत्सव और कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ दी जाती है। तो ये सारी की सारी बातों के ऊपर आप हमारे विद्यालय के ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं। तो छात्रों, ये था कक्षा 8 का हिंदी का मॉडल पेपर जो RSERT ने जारी किया था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो साथी हैं उनको भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें एक नया मॉडल पेपर हम आपके लिए लेके आएंगे।